जी, एयर पोल्यूशन आज का टॉपिक है हमारा। एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सिंपल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनके फिर टाइप्स के बारे में पढ़ा था। और जो है आज हम उन टाइप्स में से फर्स्ट टाइप जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होती है। बट वी विल डिस्कस अबाउट द एयर pollution and the course case study of the साउथ एशिया, कि हमारे पास साउथ एशिया में जो एयर पोल्यूशन की कंडीशन है वो क्या है, मेजर सोर्सेज क्या हैं, आउटडोर और इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये किस तरह से बनते हैं और इनके क्या इफेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। और उसके अलावा लेड पॉइजनिंग क्या होती है। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और लॉज और रेगुलेशंस क्या हैं एयर पोल्यूशन के। जी, एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इन कंसंट्रेशन हाई enough to harm the organisms, ecosystem and human-made materials. It means that here we will discuss about the substances which are present in the atmosphere in high concentration and they affect the living organisms and ecosystems and ह्यूमन मेड मटेरियल्स। इसकी एग्जांपल में क्या है, मैंने आपको बताता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी गैसेस, जैसे हमारे पास आपके घर की गैस लीक हो गई है और वहां पे आप जो है उस गैस को इनहेल कर लेते हो, तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह है, ये हार्मफुल है। इकोसिस्टम की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूटेंट्स नॉक्सिस और सॉक्सिस की वजह से एसिड रेन होती है जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसी तरह हो सकता है इकोसिस्टम के अलावा जो आपकी बाहर सड़कों पे रोड्स पे गाड़ियां उनका पेंट खराब हो सकता है, हमारे मटेरियल्स का पेंट खराब हो सकता है, हमारे मटेरियल का जो पत्थर है जिससे वो बना हुआ है, मार्बल जो है या टाइल्स जो हैं वो क्रोजन हो जाती है ड्यू टू द एसिड रेन। वो ये एसिड रेन कहाँ से आई, इट इज द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो वो कंपोनेंट्स जो कि हाई कंसंट्रेशन में मौजूद और हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करें, कंटामिनेट करें, दे आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। और ये कहाँ से आते हैं, ये दो सोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज से भी प्रोड्यूस होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन मेड, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आए तो दे आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो मोस्टली जो है वो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन इनपुट्स की वजह से आते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं, हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है, तो और हम रहने के लिए शहरों में रह रहे हैं, तो इट मीन हम वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर रिलीज इनटू आवर एटमॉस्फेयर एंड कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। अब आगे वो कहते हैं एयर पोल्यूशन दो तरह की होती है, यानी कि क्योंकि ये डिपेंड करती है एयर पोल्यूटेंट्स पे। अब एयर पोल्यूटेंट्स के आगे फर्दर दो सोर्सेज है, स्टेशनरी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स और मोबाइल एयर पोल्यूटेंट्स। स्टेशनरी वो है जो कि घर, जैसे घर बन गया है ना तो घर अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसी तरह इंडस्ट्री लग जाती है तो वो वहां पे स्टेशनरी है। और मोबाइल का मतलब है ऑटोमोबाइल कम और हैवी ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जो फॉसिल फ्यूल चलते हैं और उससे जो गैसेस निकलती हैं वो एयर पोल्यूशन का कॉज बन रही है। तो इनमें एग्जांपल दी कि हमारे मिडिल एजेस में, मतलब 15, 16, 17, 18 की सदियों में एक क्लाउड ऑफ स्मोक वुड वाज अपेयर्ड ऑन द अर्बन एरियाज। ठीक है, यूं कह सकते हो कि हमारे मिडल ईस्ट, हमारे ये साउथ ईस्ट जो है, जनूबी एशिया जो है जिसका हम हिस्सा है, यहाँ पे एक क्लाउड ऑफ स्मोक देखा गया मिडिल एजेस में। वो क्या था, वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर था, डेंस मिक्सचर था। वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स भी, यानी कि रेन के लिए जो वाटर होता है, वेपर्स होते हैं, रेन वाटर वेपर्स प्लस डिफरेंट स्मोक्स एंड गैसेस, अ मिक्सचर ऑफ
A cloud of जो है wood smoke is consist of gases, smoke, dust particles, water vapors. They are covered our area. This is called a haze of smoke. Wood smoke hang over densely packed urban areas. Mostly ये कहाँ पे exist किया देखा गया शहरों के ऊपर. इट मीन्स के एयर पोल्यूटेंट जो हैं वो हमारे एयर पोल्यूशन का कॉज बन रहे हैं और उसने एक ऐसा क्लाउड बना लिया है गैसेस का मिक्सचर का जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को कवर किए हुए हैं. इसका नुकसान क्या हो सकता है कि आपके पास सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती. अब आजकल उस चीज को हम स्मोक कहते हैं, अ क्लाउड ऑफ वुड स्मोक को अब हम आज की टर्मिनोलॉजीज में उसको स्मोक कहते हैं. कहते हैं जैसे जैसे इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है, एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और ये एयर पोल्यूशन अब नेशनल नहीं, अब ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है. वो क्यों बन चुका है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. केस स्टडी में उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन का जो है ना 2002 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर कन्वेंशन हुआ, एक उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने नासा से एक पिक्चर ली जिसमें उन्होंने दिखाया कि हमारा ये जो साउथ एशिया एरिया है जो कंसिस्ट करता है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और ये चाइना के ऊपर, यहाँ पे एक ब्राउन क्लाउड ऑफ पोल्यूशन अपेयर हुआ, देखा गया वो. और ये कवर करता है हमारे समुद्री उस पर सी ईस्ट मशरकी समुंदर की तरफ जो है वो फैला हुआ था. यहाँ आप ये देख सकते हो, ये ब्राउन कलर का, इट इज अ ब्राउन क्लाउड ऑफ पोल्यूशन. कहते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या मौजूद है. ये इट कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड एश पार्टिकल्स. दे आर कमिंग फ्रॉम द ट्रफ्ट एंड क्लियरिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट. जब हम अपने जंगलों में आग लगाई, उनके दरख्तों को काटा, ये वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी, प्लांट्स थे, उनको क्लियर कर दिया, डस्ट प्रोड्यूस हुई वहाँ पे, ठीक हो गया. रेजिडेंशियल एरियाज में या हम उसमें क्रॉप लैंड्स के लिए हम फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं. उसकी वजह से ट्रफ्ट एरियाज जिस तरह हमारे ये डेजर्ट्स होते हैं, जहाँ से ये डस्ट पार्टिकल्स हवाओं की वजह से हवा की वजह से डस्ट पार्टिकल्स एयर में आते हैं, दे आर फॉर्म द ब्राउन क्लाउड्स. और उसके अलावा कहता है कि टॉक्सिक मेटल्स भी इसमें पाई गई, मरकरी और लेड जैसी. उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरो मीथेन, ठीक हो गया, अल्कोहल्स हो सकती हैं, बेंजीन केमिकल्स हो सकते हैं, एंड फ्लाई ऐश. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डीजल्स, कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स के नतीजे में जो है फ्लाई ऐश और 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इन इस क्लाउड में पाए गए. तो ये साउथ एशियन ब्राउन क्लाउड की कंपोजिशन क्या थी? डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ऐश, toxic metals like mercury and lead, hundreds of organic compounds, fly ash coming from the burning of fossil fuels. अब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के और एंथ्रोपोजेनिक हैं. सबसे पहले नेशनल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है कि व्हेन द डस्ट इट कंटेन्स एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट या नेचुरल एयर पोल्यूटेंट की बात करूं, इट कंटेन्स डस्ट कैरिड बाय द विंड्स फ्रॉम लोकेशन विद वेरी लिटिल और नो ग्रीन कवर्स. जैसा कि हमारे पास डेजर्ट्स है, ठीक है, तो ग्रीन एरिया नहीं है वहां पे, फॉरेस्ट नहीं है, दरख्त नहीं है, तो आपकी जो मिट्टी है वो इजीली डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. जब हवाएं चलेंगी तो इजीली जो है ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी एयर में आ जाते हैं. जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये हमारी जमीन को एक हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, उसकी मिट्टी को जो है ना जोड़े रखते हैं. अब जब ऐसे एरिया जहाँ वो एरिया जिनमें ग्रीन कवर नहीं है, ग्रीन कवर का मतलब है प्लांटेशन नहीं है, वहां से विंड्स जब चलती हैं हवाएं तो डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ ऐड कर लेती हैं और दे आर कम इनटू द एटमॉस्फेयर
एंड कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये नेचुरल सोर्स है, नेचुरल फिनोमेना है विंड्स का चलना, यह इंसानों की कोई इसमें कारस्तानी नहीं है। गैस इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी प्रोसेसिंग ऑफ लिविंग बींग्स, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं रेस्पिरेशन मेथड में, और जब काउ डंक जो है उसकी डाइजेशन होती है, जब वो डीकम्पोज हो रहा होता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये नेचुरल फिनोमिनाज है। इनकी वजह से जो गैसेस जा रही है हमारी एयर उसके अंदर एटमॉस्फेयर में, दे कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये भी हमारा एयर पोल्यूटेंट का कॉज है। स्मोक फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ वेरियस इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे जो जिनको इजीली आग लग जाती है, इनफ्लेमेबल का मतलब है जो इजीली बर्न आउट हो जाए। These objects are burned or combust in the presence of oxygen and produce smoke. उसमें एग्जाम्पल कहता है वोल्केनिक करप्शन, आतिशफिशा पहाड़ में जब हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जिसमें इजीली फ्लेम आग लग सकती है, जो कंबस्ट हो सकता है, उससे स्मोक प्रोड्यूस होती है। वो स्मोक जो है, धुआं जो है, वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में आएगा, तो ये नेचुरल सोर्स है। along with the emissions of polluted gases, इसमें volcanic eruptions में different gases होती हैं like noxes और soxes, carbon monoxide, methane, ammonia, nitrate, noxes हो गई, ठीक है, and they are also make it to the list of natural source of pollutions. Natural sources are also include dust blown by winds, pollutants from the wildfires, जंगल में आग लगने की वजह से या वोल्केनिक eruptions की वजह से डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एयर के अंदर ऐड होते हैं। और वोल्केनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स फ्रॉम द सम प्लांट्स आर रिलीज्ड, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, तो दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एंथ्रोपोजेनिक, जिनको हम कह सकते हैं कि मैन मेड ह्यूमन सोर्सेज जो है, मैन मेड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एयर पोल्यूशन। स्मोक अगेन फीचर्स एज अ प्रोमिनेंट कंपोनेंट, फिर धुआं जो है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज contribute the air pollution. Human inputs of outdoor air pollutants occur mostly in industries and urban areas where people and car and factories are concentrated. जहाँ पे ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स जहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे ये हमारे पास आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। दे आर कॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूटेंट्स। स्मोक एमिटेड फ्रॉम द वेरियस फॉर्म ऑफ फ्यूल्स कंबस्शन, जब हम बायोमास को बर्न करते हैं या हम जो है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो लार्ज अमाउंट में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं, व्हीकल से प्रोड्यूस होती हैं, फर्नेसेस में हम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं लाइक बायोमास। आप फर्नेस में जो है ना तूड़ी को जला रहे हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होता है। वेस्ट यूज टू क्रिएट लैंडफिल्स जनरेट मीथेन, हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम जमीन में दबा देते हैं और वो उसकी डीकम्पोजिशन होती है और गैसेस बनती हैं। वो गैसेस बनने में मीथेन गैस बनती है और वो अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो, जैसे आपका कूड़ा पड़ा हुआ है घर, ठीक है, ज्यादा दिन तक पड़ा रहे तो वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, आपको स्मेल भी फील हो रही होती है, वहां पे डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। लैंडफिल से जो वेस्ट मटेरियल जो हम लैंड में फिल कर देते हैं, जमीन में दबा देते हैं, उसके नतीजे में डिफरेंट गैसेस जनरेट होती हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएं, दे आर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। दे आर हार्मफुल इन सेवरल वेज, द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस एंड केमिकल्स आल्सो फॉर्म हार्मफुल फ्यूम्स, ऐसे केमिकल्स हैं जो फ्यूम्स बनाते हैं और दे कैन बी डेंजरस टू द वेल बीइंग ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। अगर उन फ्यूम्स को हम इनहेल कर लेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। आगे है हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। अभी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक की बात की, अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं कि वो
पोल्यूटेंट्स जो कि डायरेक्टली ह्यूमन नेचुरल प्रोसेस या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस हो और एयर के अंदर ऐड हो जाए, वो हार्मफुल केमिकल्स विच आर इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर, कहां से, फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज. These pollutants are the pollutants that are direct results of the process can be called primary pollutants. उसमें एग्जांपल दी हुई है. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में सॉक्सीज आती हैं. ये सॉक्सीज की एग्जांपल है SO2, SO3. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जिसमें नॉक्सीज भी कहते हैं इनको, और NO2 है. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, टॉक्सिस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. दे आर emitted from the factories और द नेचुरल प्रोसेस वोल्केनिक eruption के थ्रू भी निकलती हैं. ठीक है, तो हमने पहले सोर्सेज पढ़ लिया, अब हम उनकी आगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, उनकी टाइप्स पढ़ रहे हैं. उन सोर्सेज में से किस तरह के पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. उसमें पहली एग्जांपल ये है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं. जब कार्बन हमारे वोल्केनिक eruption में जमीन के नीचे जो कार्बन है, सॉलिड कार्बन जो है, वो ऑक्सीजन के नतीजे में मौजूदगी में कंबस्ट होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है. इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है N2O2, 2NO. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करती है तो ये 2NO2 बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन, एक और रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO3. ये प्राइमरी सोर्स की फॉर्मेशन है. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड विद द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एयर. अब जैसे ए, बेसिक कंपोनेंट ए में ऑक्सीजन है, ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है यहाँ पे बना है, ये SO2 अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो SO3 बना देगा. ठीक हो गया. तो दे फॉर्म न्यू हार्मफुल केमिकल्स और ये फिर आगे मजीद न्यू केमिकल्स बना देते हैं, जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे. या यूं कहो कि हमारा बेसिक कंपोनेंट ऑफ एयर वाटर भी है. नॉक्सिस और सॉक्सिस जब हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये एसिड्स बनाती हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर द, या एसिड रेन बनाती हैं, दे आर द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक हो गया. स्मोक क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शंस. अब ये स्मोक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर है. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐड हो के स्मोक बनाते हैं. दे आर द इंटरेक्शंस ऑफ several primary pollutant is known to be a secondary air pollutant. स्मोक जो है वो सेकेंडरी एयर में, ये several primary pollutants like noxious, सॉक्सिस, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स. ठीक हो गया. और फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स, वाटर वेपर्स, ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर है. एसिड रेन एग्जांपल है. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सॉक्सिस की वजह से बनते हैं, ये नॉक्सिस की वजह से बनते हैं, और ये कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की वजह से एसिड बनता है. दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. ये एक पिक्चर दिखाई हुई है कि ये देखो सोर्सेज क्या है. दो तरह के सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज में वो बताता है स्टेशनरी और मोबाइल. एंथ्रोपोजेनिक में दो तरह के आ जाते हैं, मोबाइल सोर्सेज और स्टेशनरी सोर्सेज. नेचुरल में उसने दिया है वोल्केनिक eruptions और एंथ्रोपोजेनिक में उसने सोर्सेज दिखाए हैं इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स, कार्स. दे प्रोड्यूस द प्राइम, ये दो सारे के सारे क्या करते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं इनटू एटमॉस्फेयर. वोल्केनिक eruption के नतीजे में भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. मोस्ट हाइड्रोकार्बन यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं. सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब है स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स. दे आर कम फ्रॉम द नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज. और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे एयर के बेसिक कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देते हैं, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल है.
आपने इस तरह की इमेज बना देनी है अगर आपको क्वेश्चन आए। ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में आप डिटेल नोट लिखो। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज, एयर पोल्यूशन होती क्या है, सोर्सेज क्या है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। फिर आगे उसके टाइप, पोल्यूटेंट्स की टाइप क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये आपने उसकी फॉर्मेशन किस तरह से है वो आप पीछे पढ़ के आए हो। फिर हमारे पास ये हमारे उसकी ओवरऑल पिक्चर बना दी। अब हम पढ़ते हैं कि आउटडोर और इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स, अभी प्राइमरी और सेकेंडरी हैं। अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में से कुछ हमारे इंडोर हैं और कुछ एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आउटडोर है। आउटडोर पोल्यूटेंट्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन द आउटसाइड ऑफ द हाउसेज, घर से बाहर, बिल्डिंग से बाहर। और इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स आर दोज which are present inside the buildings. They are outdoor, they are outside of the buildings. The effects of air pollution ranges from annoying to lethal. वो कहता है कि हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, पहले तो उनकी कंसंट्रेशन कम थी, लेकिन इतनी थी कि ये हमें तंग जरूर करते थे, लेकिन अब ये जानलेवा हो गए, lethal. The air pollutants are now lethal. ये हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर बड़ा सीरियस इफेक्ट कर रहे हैं, डेथ का कॉज बन रहे हैं। कहते मोस्टली नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स दे आर आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स। मोस्टली जो नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन से आ रहे हैं और डिके ऑफ एंड डेड एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, दे आर आउटसोर्स, ये बाहर हो रहे हैं। फॉरेस्ट में, जंगल में आग लगी नेचुरली, वाइल्ड फायर, ये हमारे पास क्या है, आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स है। इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तस्वीर देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट ऑक्सीजन से, बेसिक कंपोनेंट ऑफ एयर से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ एयर वाटर वेपर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड एयर के कंपोनेंट में, अगर एयर के अंदर अमोनिया पाई जाती है तो उससे ये क्या बना देते हैं, अमोनियम सल्फेट। दे आर द all are the outdoor air pollutants. They are come from the industries. और किस वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बने, ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, H2CO3। कहता है कि these natural air pollutants are spread out over the globe. ये सारे रिसोर्स जो गैसेज है, ये अगर एक शहर में, आपकी समझो शहर के बाहर इंडस्ट्री है, वहां के एटमॉस्फेयर के अंदर ये कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये वाले। जब हवा चलेगी, विंड्स चलेंगी, तो क्या ये एयर पोल्यूटेंट्स वहां से मूव करके अर्बन एरियाज में नहीं आएंगे, डेफिनेटली मूव करके आएंगे, और वहां पर अगर हम सांस लेंगे तो ये स्प्रेड आउट हो रहे। इसी तरह ये रिमूव भी हो सकती है। नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स घरों के बाहर एटमॉस्फेयर में है ना, तो ये मूव भी रिमूव हो सकते हैं। कैसे, बारिश हो जाए तो ये पानी के साथ डिजोल्व होकर जमीन पे आ जाएंगे और हमारी एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन के थ्रू या ग्रेविटी के थ्रू। ग्रेविटी के ये डिफरेंट पार्टिकल्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, कॉमुलेट होते जा रहे हैं, तो ये एक एरोसोल बना लेते हैं, एरोसोल। ठीक है, एरोसोल बना लेंगे तो क्या होगा जी, हमारे पास उस एरोसोल का क्या मतलब है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड लिक्विड वेपर्स। एरोसोल का क्या मतलब है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल प्लस डस्ट पार्टिकल्स।
इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, एरोसोल पार्टिकल्स की डेंसिटी एयर से ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ग्रेविटी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, तो ये नीचे हाई डेंसिटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जमीन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से भी ये रिमूव हो सकते हैं। कहता है जैसे जैसे इंसानी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही है, ये आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स इंसानों के लिए नाइटमेयर बन चुकी हैं। एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। एयर पोल्यूशन रिजल्टिंग इन विजिबिलिटी, एयर पोल्यूशन होने की वजह से हमारे एयर की विजिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। जब हम जैसे स्मोक है, स्मोक जब आती है तो हम उन दिनों में आप देख सकते हो कि क्लैरिटी नहीं होती एटमॉस्फेयर में, धुंधला होता है। ठीक है, उसमें उसने एग्जांपल दी हुई है डेथ स्मोक और हेज। हेज का मतलब है क्लाउड ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, क्लाउड ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये देखो, ये स्मोक की उसने तस्वीर दिखाई हुई है चिली के सिटी सेंटियागो में। ठीक है, ये डस्ट एक क्लाउड टाइप भी है और मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हैं। इसमें क्या मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्सेस, सॉक्सेस, पार्टिकुलेट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको हम एसबीएम कहते हैं, पार्टिकल मैटर। पार्टिकल का साइज जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर ये 10 माइक्रोमीटर और से ज्यादा होगा तो ये सीधा लंग्स के अंदर जाके डिपॉजिट होगा और लंग कैंसर का कॉज बनेगा। वोल्केनिक ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो के जिस लाइक मीथेन, लाइक अल्कोहल, जो बड़ी जल्दी वेपराइज हो जाती है। और ओजोन भी जो है ये हमारे पास आउटडोर एयर पोल्यूटेंट है। अगर कंसंट्रेशन इसकी हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, लोग रहते हैं, वहां पे अगर ओजोन पाई जाती है तो इट मींस इट इज डेंजरस। इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर द बिल्डिंग्स। ये देखो, ये बिल्डिंग के अंदर जितने जो है ना पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, दे आर कॉज ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स। अगर डेफिनेशन आ जाए तो लिख देना, द एयर पोल्यूटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द बिल्डिंग, they are called indoor, and which are present outside of their buildings, they are called outdoor। सिंपल डेफिनेशन। इसमें एग्जांपल क्या रहा है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सोर्स क्या है? क्लोरोफॉर्म घरों में कैसे बन रही है? जब हमारे पास ट्रीटेड वाटर आ रहा है जिसमें क्लोरीन मिली होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, जब हम उस पानी को गर्म करते हैं तो वो रिएक्शन हो जाता है क्लोरीन का और वाटर का, और वो क्लोरोफॉर्म बनाता है। अगर ऐसे क्लोरोफॉर्म को हम इनहेल कर देंगे तो कैंसर का बस सबब बनती है वो। ट्राइक्लोरो इथेन, हम गाड़ियों में ऐसे ऑटोमोबाइल अपने कोई घरों में जो आपके कंप्यूटर हैं उनके ऊपर एरोसोल स्प्रेज करते हैं। अगर वो डैमेज हो जाए पेंट तो वो एरोसोल स्प्रेज जो है वेपराइज होके एयर के अंदर आएंगी। वो एयर से अगर हम उसमें ब्रीदिंग के दरमियान उसको इनहेल कर लिया तो ये हमें इरेगुलर ब्रीदिंग का कॉज बनेंगे, डिजीनेस का प्रॉब्लम यानी कि सुस्ती चढ़ेगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, ये कहाँ से? नाइट्रोजन ऑक्साइड घरों में जो आप कैरोसिन ऑयल बर्न कर रहे हो, या हम गैस ट्यूब्स, सुई गैस जो है नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से प्रोड्यूस हो सकती हैं। और ये अगर इनको इनहेल कर लेंगे तो ये हमें जो है वो हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे और सर दर्द। फिर एस्बेस्टास, आपकी जो प्लास्टिक पाइपलाइंस होती हैं, ये कुछ ऐसे मटेरियल इसमें एस्बेस्टास बनी हुई होती हैं, तो वो पाइप इंसुलेशन जो है विनाइल, जिस तरह हम पीवीसी कहते हैं,
ये अगर आपके पास केमिकल्स इनके फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारे लंग डिजीजेस का कॉज बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप घरों में हीटर चलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। मिथाइलिन क्लोराइड्स जो हैं, आपके पेंट्स जो इस्तेमाल करते हो घरों में, उसमें मिथाइलिन क्लोराइड होती है। ठीक है। तंबाकू स्मोक, आप सिगरेट जो पीते हैं उससे जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारा इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। ये भी हमारे लंग कैंसर और रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट्स को डिस्टर्ब करता है। रेडोन एक वो है, मेटल है। ये भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सॉइल एंड रॉक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। मतलब आप कोई इस तरह का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो घर में जिसमें रेडोन पार्टी एग्जिस्ट करती है, अगर वो या वाटर सप्लाई के थ्रू भी आ सकती है, वाटर के अंदर भी मौजूद होती है। अगर ऐसे केमिकल्स को, रेडोन को हम कंज्यूम करेंगे घरों के अंदर, तो ये हमारे लंग कैंसर का। बेंजीन प्रोडक्ट्स, स्टायरीन, आप प्लास्टिक जलाते हो तो उससे, कारपेट्स लाइक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जलाते हो तो ये हमारे पास स्टायरीन प्रोड्यूस करता है और वो घर के अंदर, और उससे किडनी और लिवर डैमेज होता है। इसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, ये हमारे सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं एंड दे आर द कॉज ऑफ द स्किन कैंसर। मोस्टली जो है वो लंग्स को, नर्व सिस्टम्स को और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं। एयर पोल्यूशन ग्लोबल इशू बन चुका है। ड्यू टू दीज एयर पोल्यूटेंट्स was once a regional problem limited mostly to cities but is now is a global issue. Entering the atmosphere in India, अगर हमारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एक जैसे इंडिया और चाइना से एटमॉस्फेयर में आए हैं तो विंड्स चलने की वजह से दे मूव अक्रॉस द सीज, ओशंस के ऊपर से मूव करके वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि इंडिया और चाइना से मूव करके ओवर द सी, पैसिफिक सी से गुजरते हुए ये नॉर्थ अमेरिका तक जा पहुंचे हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका तक जा पहुंचे। इसलिए ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है एयर पोल्यूशन। इवन के हमारे जो कुछ ऐसे एरियाज जहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, दे मूव या ट्रांसफर फ्रॉम द ओशंस एंड एंटर इनटू द आर्कटिक रीजन्स। आर्कटिक का जो है वहां पे ओजोन डिप्लीशन का, वहां पे उसने फ्यूम्स का, एयर पोल्यूटेंट्स का क्लाउड्स बन गए जिसकी वजह से हमारी वहां पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू है। ऐसी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे एयर पोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है और जिसको उसने अफेक्ट ना किया हो। ग्लोबल केस स्टडी है, वो कहते हैं कि हमारे पास लंदन में कोल स्मोक एंड फोग, 1850s में जो ना लंदन में कोल इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका जो स्मोक था और जो फोग थी उन्होंने आपस में मिक्सचर बनाया जिसको वो कहते थे थिक एज पीएस सूप। इतना क्लाउड बन गया उसका, सराउंडिंग लंदन इन एंड सन ग्लूम ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। विंटर्स में जो है स्मोक, कोल स्मोक एंड फोग जो है वो आपस में कंटेक्ट हुई, मिली। उसके बाद जो है वो उसने एक पी सूप टाइप कंडीशन बन गई, क्लाउड टाइप बन गया। और उससे क्या हुआ, 80s में 1880s में अ प्रोलॉन्ग कोल फॉग किल्ड एन एस्टिमेटेड 2200 पीपल्स। 1880 में ये जो कोल स्मोक थी और फोग थी, इसको कोल फोग कह रहे हैं वो डायरेक्टली, या पी सूप कह लो। इसने कितने लोगों को मार दिया, 2200 को। और 1905 में फिजिशियन था एक, उसने इस कोल फोग को स्मोक का नाम दे दिया, जो कि अभी हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ क्या है, फोग यानी कि वाटर वेपर्स प्लस गैसेस, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। हम लोग जब जमीन को आग लगा देते हैं फसल लेने के बाद, वो वेस्ट जो बचता है उसका बायोमास को, उसके नतीजे में डस्ट भी, ऐश भी ऐड हो रही है, स्मोक भी ऐड हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स भी ऐड हो रहे हैं और फोग वाटर वेपर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो दे फॉर्म द स्मोक।
और 1911 में 1911 तक जो है वो 1100 लोग मरे थे लंदन में। अनदर एपिसोड यानी कि 1911 में फिर स्मोक बनी और उसने 1100 लोगों को मारा। 1952 में दोबारा से अपेयर हुई। येलो फोग लास्टेड फॉर 5 डेज, 5 दिन तक। अभी तो हमारे यहाँ पे स्मोक हो जाए तो कितने दिन तक स्मोक रहती है, हफ्ता हफ्ता, दो दो हफ्ता, तीन तीन हफ्ते। इससे 1952 में लंदन में कितने लोग मरे? 4000 से 12000 तक लोग मरे। विजिबिलिटी इतनी लो हो गई थी, लोग आउटसाइड वॉकिंग करते हुए एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, और उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए। दिस ट्रेजेडी प्रमोट द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू पास द क्लीन एयर एक्ट। इसके नतीजे में 1956 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो सबसे पहले एयर के लिए एक क्लीन एयर एक्ट जो है वो पास किया। उसके नतीजे में एडिशनल एयर पोल्यूशन डिजास्टर जो है वो अकर हुए थे, जिसमें 2500 जो है लोग दोबारा मरे 1957 और 62 में। कंबाइन जो है दोबारा से एयर टू एयर आती है, जैसे हमारे यहाँ पे एयर टू एयर साल ब साल जो है ना एयर पोल्यूशन आती है, वो स्मोक आती है। तो अब जो है वो अब जो है लंदन का एटमॉस्फेयर है वो एज कम्पेयर टू पास्ट बहुत बेहतर है। तो ये ग्लोबल केस स्टडी है अकॉर्डिंग टू द एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है कि हम ऐसी सीलिंग्स इस्तेमाल करें या लाइंस अपने एसी डक्ट्स की लाइन को प्रिवेंट करें कि वहां पे फाइबर्स ना हो, डस्ट पार्टिकल्स ना हो, ताकि वो उस डस्ट पार्टिकल्स को हम इनहेल ना कर जाए। हमें इंडोर में स्मोकिंग को बैन करना चाहिए। जैसे क्लासी रूम्स में घरों में रिश्तेदार आ जाते हैं और वो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको हमें या तो हमारा एयर सिस्टम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, रूम्स में बिल्डिंग्स जो हैं उनमें फ्रेश एयर आती जाए। अदरवाइज हमें स्मोकिंग एरियाज को एक डिफाइन करना चाहिए, जिसने करनी है वो वहां जाए, अलबत्ता तो उसको बैन कर देना चाहिए स्मोकिंग को, ताकि धुआं प्रोड्यूस ना हो। फॉर्मेल्डिहाइड और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे जो कारपेट और फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनमें से फ्यूम्स क्रिएट होते हैं, वो फ्यूम एयर के अंदर जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना प्लास्टिक के बर्तन को, सस्ती प्लास्टिक जो है उसके बर्तन को ओवन में ना रखा करें। क्यों? क्योंकि उससे फ्यूम्स बनते हैं उससे, और वो फ्यूम्स हमारे एयर में आए और उस एयर में हमने वहीं पे सांस लेना है, तो ये हमें इंडोर एयर पोल्यूटेंट जो है वो इनहेल कर लिए, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह। मशीनरी ऐसी लगानी, यूज ऑफिस मशीन इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज, जहाँ पे मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जहाँ से वो एयर पोल्यूटेंट्स निकल भी जाए और वहाँ पे नई फ्रेश एयर आ जाए, ताकि वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है उसके लिए नुकसानदेह ना हो। एग्जाम्पल में आपके वो शॉर्ट सर्किट के नतीजे में जब आग लग जाती है तो वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो पोल्यूटेड सब्सटेंसेस, लेस पोल्यूटेड सब्सटेंस हमें इस्तेमाल करने चाहिए जो कि कम पोल्यूशन का कॉज बने। ऐसे क्लीनिंग एजेंट्स, पेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए जो कि एयर पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करें। ये तो प्रिवेंशन थी। कंट्रोल कैसे करते हैं? हमें एडजस्ट करना चाहिए अपने वर्क स्टेशन को, वर्क स्पेसिस को, अपने हाउसेज को, ऑफिस को, कि यहाँ पे फ्रेश एयर जो है वो आती जाए। ये क्लीन अप है, अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको वहां से क्लीन कर दो। फ्रेश एयर जो है, एयर वेंट्स जो है वो उनको एडजस्टेबल फॉर्म में रखो, ताकि फ्रेश एयर कॉन्टिन्यूसली ऐड होती जाए। और वे जो देखो, हाँ एक और एग्जांपल, आप क्लास में, एक क्लास रूम है और उसमें आप 100 बच्चा बैठा हुआ है, जो सांस ले रहे हो वो भी एयर पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्रीथिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आ रही है वो क्या है? एयर, इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। तो अगर हम उस सफोकेटेड एयर को रिमूव कर देंगे तो क्लीन अप हो गया, डाइल्यूशन हो गई, फ्रेश एयर आ गई, तो दूसरी एयर जो पहले मौजूद थी वो
कहीं ना कहीं एग्जिट कर जाएगी। उससे क्या होगा, फ्रेश एयर के आने से कम उस इंडोर पोल्यूशन की पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन उस एरिया में कम हो जाएगी, डाइल्यूशन हो जाएगी या क्लीन अप हो जाएगा। इंक्रीज इनटेक ऑफ आउटसाइड, ज्यादा से ज्यादा आउटसाइड एयर जो है वो घर में आने दो। चेंज एयर मोर फ्रीक्वेंटली, कमरों के जो है ना बंद कमरों को खोल दो ताकि एयर जो है फ्रीक्वेंटली बार बार जो है वो चेंज होती जाए। सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए एयर की बिल्डिंग में। एफिशिएंट वेंटिंग सिस्टम यूटिलाइज करने चाहिए। और अगर हम जैसे ये दिखाया ना, स्टूव पे अगर हम वो कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, सुई गैस को कंबस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डक्ट ऐसी लगनी चाहिए जहां से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है गैसेस वो डायरेक्टली यहाँ से पास होकर और आपके बिल्डिंग के ऊपर से आउटडोर एयर पोल्यूटेंट बन जाए, इंडोर से आउटडोर में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारे पास जो है इसके हैं। और सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास क्या है, उसके अलावा हम किस तरह से सॉल्यूशन और कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, हमें पब्लिक इस्तेमाल करनी चाहिए के इंडिविजुअल, हमें कंजर्व करनी चाहिए। एक्स्ट्रा लाइट्स जो हैं वो हमें स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हुए। हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के ऊपर काम करना चाहिए। हमें मटेरियल को रिड्यूस कर, वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए और मटेरियल्स को रीयूज और रिसाइकलिंग करनी चाहिए ताकि कम से कम एयर पोल्यूशन के क्रिएट हो। जैसे मैं कहता हूँ, एक सबसे पहले तो हमें फॉसिल फ्यूल्स कम जलानी चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए। दूसरी बात, रीयूज, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको रीयूज करो किसी और पर्पस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक हो गया। एम्फेसिस ऑन क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, हमें सोलर एनर्जी, विंड, जियोथर्मल एनर्जी पे इंसार करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर सब्सिडीज दें, रिबेट्स दें, टैक्स की छूट दें, ताकि ये लोग जो है इन टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करें और घरों में इस्तेमाल करें, बजाय कि आप जनरेटर चलाओ घर में। घर में बिल्डिंग में जनरेटर चलेगा, एयर पोल्यूटेंट, इंडोर एयर पोल्यूटेंट। यूज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, एलईडी लाइट्स इस्तेमाल करो जिसमें जो कम एनर्जी इस्तेमाल करें और जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम आए जिससे, और हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन भी रहे। हाउ शुड वी डील विद एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के साथ हमें स्टेशनरी और मोटर व्हीकल्स के साथ क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। हमें ऐसा कोल इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सल्फर कम है। अगर ऐसा नहीं मिलता तो हमें उस कोल को पहले प्री ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उस सल्फर कंटेंट्स को रिमूव करना चाहिए। और हमें कोल को बजाय डायरेक्ट कोल सॉलिड फॉर्म में यूज करें, उसको हमें किसी तरह से लिक्विड और गैशियस फ्यूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, देन उसको यूटिलाइज करो ताकि डस्ट पार्टिकल्स ना बने। और हमें अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को शिफ्ट करना चाहिए लेस पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज की तरफ, फॉसिल फ्यूल्स की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूटिलाइज करने चाहिए। अगर एमिशंस क्रिएट हो रही हैं तो उसको वहां से रिमूव करो। ये जैसे ये चिमनी दिखाई है, इसमें अगर आउटडोर एयर पोल्यूशन यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से उन गैसेस की स्ट्रीम्स को में जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको यहीं पर रिमूव कर दो, आउटडोर उसमें जाने ही ना दो एटमॉस्फेयर में, यहीं पे इसका डिस्पर्शन और क्लीन अप कर दो। एयर स्ट्रीम को क्लीन कर दिया, स्क्रबर्स लगा दिए, एयर स्क्रबर, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स। रिमूव द पोल्यूटेंट्स आफ्टर कंबस्शन, जैसे ही कंबस्शन होती है हीट प्रोड्यूस होती है और गैसेस में से उन कंपोनेंट्स जो के पोल्यूशन का कॉज बनेंगे उनको वहीं पर रिमूव कर दो। और ऐसे गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर टैक्सेस जो है वो वो इंडस्ट्रीज जो के बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन का क्रिएट करी है उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। सिमिलरली हमें ऐसी व्हीकल इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, कम फ्यूल इस्तेमाल करें और ज्यादा सफर करें।
और बजाय फॉसिल फ्यूल्स वाली गाड़ी चलाने के हमें इलेक्ट्रिकल कार चलानी चाहिए जो सोलर एनर्जी से चल सकती है। हमें वॉक और बाइक इस्तेमाल करनी चाहिए, बाईसाइकिल साइकिल इस्तेमाल करनी चाहिए, बजाय के इंजन वाली गाड़ियां इस्तेमाल करें। ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल करें, ऐसे इंजन इस्तेमाल करें जो कि कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे यूरो 2 अब इंजन वाली गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, हमें अपनी गाड़ियों के अंदर कैटालिटिकल कन्वर्टर्स लगाने चाहिए, ऐसी डिवाइस जो कि वेस्ट को लेस हार्मफुल उसमें कन्वर्ट कर दे, मिशंस को कन्वर्ट कर दे इनटू लेस हार्मफुल। हमें एग्जॉस्ट जो है वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवानी चाहिए कि क्या वो कार्बन तो नहीं प्रोड्यूस कर रही, और हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए गवर्नमेंट को और सोसाइटी को, एनजीओज को, कि हम जो है वो एयर पोल्यूशन के ऊपर जो क्रिएट हो रही है उनके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन करें। अगर ऑफिस में आपके में स्मोकिंग होती है तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वहां पे स्मोकिंग बंद करवाएं, बैन करें, जुर्माने करें। ये भी वही कहानी है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। अभी भी ये इस वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट, ये वाली स्लाइड एंड पे जानी थी। केस स्टडी, लेड पॉइजनिंग भी होती है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि जैसे कि लेड है, हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, मरकरी और लेड जो है वो डस्ट उसमें ब्राउन क्लाउड में पाई गई थी। ये डेंजरस गैस है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। ठीक है, यूएस के अंदर टॉय कंपनीज हैड टू रिकॉल वेरियस टॉयज मेड इन चाइना। ऐसी कंपनी जो चाइना से ये बनवाती थी टॉयज, वो उस टॉयज के ऊपर जो पेंट होता था वो लेड पेंट होता था, तो उन्होंने उस लेड पेंट को बैन कर दिया, क्योंकि वो लेड जो है वो उनके एटमॉस्फेयर में जा रही थी, बच्चे खेलते थे, उनके अंदर फ्यूम्स उसके ऐड हो रहे थे, तो उसका नुकसान हो रहा था उनको। क्या क्या नुकसान हो रहा था? इट डिक्रीज द मेंटल फंक्शन लाइक वर्बल एंड विजुअल मेमोरीज, मेमोरी को डिस्टर्ब करते हैं, और लैंग्वेज एबिलिटी को समझने की सलाहियत को नर्वस सिस्टम से उसको डिक्रीज कर रहे थे लोगों में, ओल्डर पीपल्स में। तो इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल्स कैसे हैं वो आप यहाँ पे, ऐसे मटेरियल्स जिनमें लेड इस्तेमाल होती है उसको नहीं ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास जैसे कंप्यूटर चिप्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उनमें लेड इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, तो पेंट उन मटेरियल्स को हमें रिप्लेस कर बैन कर देना चाहिए। और जो लेड मेटल को सोल्ड करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको बैन कर देना चाहिए सोल्ड, ताकि बेचे ही ना तो बने ही ना। और हर बच्चे का टेस्ट होना चाहिए क्या इसमें लेड पॉइजनिंग है या नहीं है, एनुअली। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर वो टीवी और मॉनिटर के उसमें स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती है तो हमें उसको पहले एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, देन हमें उसको वेस्ट करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, मोस्टली ऐसे मटेरियल जिसमें लेड होती है उसको वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को आग लगा देते हैं, जैसे टीवी और मॉनिटर्स का प्लास्टिक वेस्ट है ना, उसको आग लगा दी। ये आग लगने से लेड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होती है और एयर में चली जाती है, और अगर उस एयर को इनहेल कर लेंगे तो नर्वस सिस्टम के ऊपर डैमेज है। लॉज एंड रेगुलेशन, इस एयर पोल्यूशन के देखते हुए कई ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे लीगली, इकोनॉमिकल और टेक्निकल टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं एयर पोल्यूशन को वो प्रिवेंट करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूएस ने, अमेरिका ने जो है रिड्यूस पोल्यूशन के लिए ऐसे रेगुलेटरी अप्रोचेस जो है ना प्रोवाइड की हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए यूएस, अब वो पाकिस्तान की भी है, हर कंट्री की है अब ईपीए। इन्होंने एक जो है मजीद एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया जिसको कहते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एयर इंडेक्स भी बोलते हैं उसको। इसमें 6 आउटडोर क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स, मेजर वो पोल्यूटेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्सिस, सॉक्सिस, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ओजोन और लेड, इनके ऊपर, इनकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के ऊपर फोकस किया। वन लिमिट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड इज सेट टू प्रोटेक्ट द, ये दो लिमिट्स इन्होंने बनाई। एक लिमिट इतनी कि हम प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो
EPA और NAAQS ने एक जो है ना स्टैंडर्ड बनाया जिसमें इन पार्टिकल्स को या इन पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को इतनी हद तक रिमूव करना है कि हम ह्यूमन हेल्थ से प्रोटेक्ट हो सके। और दूसरा स्टैंडर्ड ये था कि हमारा इन्वायरमेंट और प्रॉपर्टी मटेरियल्स डैमेज ना हो। ठीक हो गया, ये हमारे लॉज बने। ईच स्टैंडर्ड स्पेसिफिक द मैक्सिमम अलाउएबल लेवल, कि कितनी लिमिटेशन है, इतनी तक हम रिलीज कर सकते हैं और मिनिमम क्या है और मैक्सिमम रेंज क्या है। इसमें क्या था, ईपीए ने हैजर्डस 188 हैजर्डस एयर पोल्यूटेंट्स की लिस्ट बनाई, ठीक है, और वो एक इन्वेंट्री बन गई, टॉक्सिक रिलीज इन्वेंट्री, उसमें इनको ऐड कर दिया गया। 2007 में ईपीए ने रिपोर्ट किया कि कंबाइंड एमिशन ऑफ द 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स डिक्रीज 49% बिटवीन 1980 से लेकर 2006 तक, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक वो 121% तक इसकी रिडक्शन की वजह से एयर पोल्यूशन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इजाफा हुआ। व्हीकल माइल्स ट्रैवल 101, इवन के ये चीजें बढ़ी हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ज्यादा बनी हैं, प्रोडक्ट ज्यादा 121% ज्यादा बनी है, व्हीकल्स जो है वो ज्यादा ट्रैवल कर रही है, 101% तक इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन में 30% इंक्रीज आया, एनर्जी में कंजप्शन में 29%। उसके बावजूद भी हमने ईपीए के लॉज को फॉलो करते हुए एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन कितने परसेंट तक रिलीज डिक्रीज की, 49%। डिक्रीज इन एमिशन दिस पीरियड वर्क, और लेड कितने कम हुए, 97% वोलेटाइल कंपोनेंट्स 52, कार्बन 50%, और सॉक्सिस जो है वो 47, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो 33%, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिनका साइज है 10 माइक्रोमीटर वो 28% रिड्यूस हुए हैं, और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो 21% तक रिड्यूस हुई है। तो ये हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जिनके नतीजे में हमने एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को रिड्यूस किया है उनको फॉलो करते हुए। तो ये आपका जो है ये इस वीक के दोनों लेक्चर्स की कंबाइन मैंने आपको लेक्चर दे दिया है, और नेक्स्ट कल हमारा लेक्चर इंशाल्लाह नहीं होगा, यही आपका इस वीक का लेक्चर है।